जनरली आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? मेंस पहले करो फिर एडवांस को लेके आओ, ये दोनों साथ में लेके चलो? 11th-12th में मेनली एडवांस और मेंस दोनों को साथ लेके ही हम चलते थे। तो क्या रीजन रहा कि इंडिविजुअल टीचर्स पर आपका भरोसा यहाँ पर? इंडिविजुअल टीचर्स आपको एक ज़्यादा पर्सनलाइज्ड टाइम देते हैं। तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में किस मटेरियल को फॉलो किया थ्रू आउट योर जर्नी? हमारे यहाँ टीचर्स ने एक एसोसिएशन बना रखा है HIT के नाम से, हिसार इनक्रेडिबल टीचर्स। तो उनकी टेस्ट सीरीज मैंने ले रखी थी। कितने घंटे पढ़ाई को डेडिकेट करते थे? बचना यही है कि आप एंड ऑफ द डे रियलाइज करो कि आप जो पढ़ रहे हो उसको वेस्ट तो नहीं जाना चाहिए जो अब तक आप पढ़े हो, और एंड ऑफ द डे आपका एक गोल है जिसको आप टारगेट कर रहे हो। ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में ना डिफरेंस है काफ़ी। ऑफलाइन कोचिंग फार सुपीरियर होती है ऑनलाइन कंपैरिजन में। हमें इजी टेस्ट भी दिए हमने और बहुत डिफिकल्ट भी दिए। तो लास्ट में एडवांस तक मुझे ऐसा नहीं लगा कोई भी पेपर देखे कि तो बहुत अनबिलीवेबली डिफिकल्ट है। हमेशा कहा जाता है कि केमिस्ट्री टाइम सेविंग भी है और रैंक बूस्टर भी है, तो हाउ ट्रू इज दिस स्टेटमेंट? मेंस में बहुत कम टाइम लगा मेरे को केमिस्ट्री में सॉल्व करते हुए एक्चुअल पेपर, और सबसे ज़्यादा स्कोर भी मैंने शायद उसमें ही करा था सेकंड में। मतलब NCERT और नोट्स के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री क्लासेस हमारी शायद एडवांस से 2 दिन पहले तक तो चली। तो 12th के साथ उस 11th जो आपने सही से नहीं करी, कैसे कवर करा जाए उसको? इन नेगेटिव थॉट से, ओवर थिंकिंग से कुछ बचने की स्ट्रैटेजी आपको कुछ? नेगेटिव थॉट से बचने की सिंपल स्ट्रैटेजी होती है पेरेंट्स। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशीष पिबियान और जैसे कि आप जानते हैं अभी IIT JEE एडवांस का रिजल्ट आया है और उस एग्जाम को लेके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे मिथ्स रहते हैं स्ट्रैटेजी के लेके या क्लासेस को लेकर। तो आज इस पॉडकास्ट में हम वही सब दूर करने वाले हैं आप सभी के। ठीक है, हमारे साथ आज मौजूद है यशस्वी, जिसकी ऑल इंडिया रैंक JEE मेंस के अंदर 1484 आई थी और उसको इम्प्रूव करके IIT JEE एडवांस के अंदर बालक ने 1117 की रैंक अचीव करी है। ठीक है, तो सबसे पहले यशस्वी अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम यशस्वी बत्रा है, मैं अर्बन स्टेट से हूँ और मेरे माता पिता का नाम रिंकल बत्रा और ऋतु बत्रा है। मेरे पापा एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री है, और मेरी मम्मा प्रेजेंटली एक हाउसवाइफ है। तो इस रैंक के आने के बाद जब आपको रिजल्ट पता लगा, कैसा फील खुद को हुआ और पेरेंट्स को हुआ? आप एक बार उसको थोड़ा सा बताइए जरा हमें। मतलब एडवांस का पेपर मेरे हिसाब से काफी बुरा ही गया था। गया था? हाँ, जो मुझे लग रहा था। ठीक है। तो मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इतनी रैंक भी मेरी आ जाएगी, और जिस दिन ये रैंक आई थी हम सब बहुत ही खुश थे। पापा तो बहुत ज्यादा ही खुश थे मेरे, कि उनको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि 1100 तक पहुंच पाऊंगा। ठीक है। और मेंस में भी हमें तो नहीं था एक्सपेक्टेड कि 1400 तक जा पाऊंगा, बट अगेन गुड थिंग। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, जैसा कि मैंने कहा बच्चों को डाउट्स काफी रहते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं, है ना। आपने प्रिपरेशन अपनी 11th क्लास में स्टार्ट करी या 9th क्लास से स्टार्ट करी? 11th से ही स्टार्ट करी थी मैंने अपनी प्रिपरेशन। तो आप लोगों ने इंडिविजुअल टीचर्स को चुना, ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, जहाँ पर बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्लेम करते हैं। तो क्या रीज़न रहा कि इंडिविजुअल टीचर्स पर आपका भरोसा यहाँ पर आपने किया अपनी प्रिपरेशन के लिए? मैंने अपने बड़े भाई बहनों से वगैरह और दोस्तों से जो पूछा, उन सबका एक ओपिनियन तो था ही कि इंडिविजुअल टीचर्स आपको एक ज़्यादा पर्सनलाइज्ड टाइम देते हैं। अच्छा। डाउट्स के लिए आप ज़्यादा उनके पास जा सकते हो। तो मेनली यही रीज़न रहा कि मैंने इंडिविजुअल टीचर्स प्रेफर करे। तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए किन किन टीचर्स को सेलेक्ट किया? फिजिक्स में जाता था लीना ट्यूटोरियल्स पे, लीना मैम के लिए के साथ। केमिस्ट्री स्काई सर से करी है मैंने, और मैथ्स वरुण सर से। तो ऐसा कभी फील हुआ कि इंडिविजुअल टीचर से पढ़ रहा हूँ यार, और कोई बच्चा अगर किसी कोचिंग में पढ़ रहा है तो मेरे से कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है उसके पास, या मैं कुछ कम रह गया, ऐसा कुछ कभी फील आई हो? नहीं। तो जो बच्चे इंडिविजुअली भी करते हैं, फोकस ओरिएंटेड अपना तैयारी करते हैं, तो आपके हिसाब से अच्छी रैंक लाना संभव है? हाँ बिल्कुल। या आपने कुछ अलग किया इस रैंक के लिए? नहीं, बस जो टीचर्स ने गाइड करा मैंने वही करा, और बिल्कुल संभव है। तो इंडिविजुअल क्लासेस में कोऑर्डिनेशन का काफ़ी दिक्कत रहती होगी, क्योंकि किसी भी कोचिंग के अंदर तो हम क्या करते हैं, एक बार जाते हैं सारी क्लासेस हो जाती हैं। इंडिविजुअल क्लासेस कैसे मैनेज हुई आपकी? कोऑर्डिनेशन की कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं थी। हमारी सारी क्लासेस तीनों इंस्टीट्यूट्स आसपास में ही हैं, सेक्टर 13 के एरिया में। ठीक है। तो हम सुबह जाते थे, उसके बाद एक क्लास रेगुलरली उसके बाद ही हो जाती थी जस्ट साइड में। ठीक है। फिर एक ब्रेक टाइम मिलता था जिसमें वहीं पर लाइब्रेरी बन रखी है, वहीं पढ़ता था, और फिर थर्ड क्लास कर जाता था। ठीक है। और क्लासेस के अलावा कभी डाउट्स हो या मॉक टेस्ट के लिए वो कैसे मैनेज होता था फिर? सर से हम टाइम ले लेते थे, कोई भी डाउट हो या फिर सर को कुछ बात बतानी हो या करनी हो, वो सर दे देते थे। तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में किस मटेरियल को फॉलो किया थ्रू आउट योर जर्नी? फिजिक्स में मैंने प्राइमरली सिंगेज यूज़ करी है, और मैथ्स में भी सिंगेज यूज़ करी है, उसके अलावा सर के नोट्स, और अगेन फिजिक्स में मैम के नोट्स। और केमिस्ट्री में मेनली सर के DPPs मटेरियल जो सर देते हैं, बुकलेट्स वगैरह। हमारे यहाँ टीचर्स ने एक एसोसिएशन बना रखा है HIT के नाम से, हिसार इनक्रेडिबल टीचर्स। तो उनकी टेस्ट सीरीज मैंने ले रखी थी,
11th के एंड तक मैंने वही फॉलो करी, और उसके अलावा स्काई सर और वरुण सर वगैरह भी खुद के पीसीएम्स रखते थे जो दिन में जाता था। तो आपका पूरे इस 2 साल की जर्नी में कुछ रूटीन रहा होगा पढ़ने का? 11th के अंदर मेरे पास एक फिक्स्ड रूटीन नहीं था क्योंकि उस टाइम मैं नया था, ठीक है, बट बस मेन फोकस ये रहता था कि जो प्रेजेंट का काम है वो छूटे ना। उसके अलावा होप ये रहती थी कि थोड़ा एक्स्ट्रा और रोज कुछ ना कुछ हो सके। और 12th में बस मैं सर से गाइडेंस लेते रहता था कि 1 घंटा खेलने के लिए या कुछ, और बस जो प्रेजेंट का काम है ना छूटे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने जो रूटीन बना रखा था, जो भी आप जैसे फॉलो कर रहे हो, और वो किसी दिन नहीं हुआ, या कुछ आप कभी तबीयत खराब हो गई, किसी फंक्शन में चले गए, और फिर आपने उसको कैसे मैनेज किया? ये तो होता ही है सबके साथ कि 2 साल एक ही रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है, बीच में 1-2 दिन बम्प्स आते हैं। ठीक है। तो उसके पास बस डीमोटिवेट नहीं होना, जो उस दिन काम छूट गया उसको अगले दिन किसी तरह थोड़ा ज्यादा मेहनत करके कवर करना, ज्यादा दिन टालना नहीं कि ये काम रह गया। तो ऐसा कभी हुआ है कि क्लास का सर ने कुछ काम दिया और आप नहीं करके आए, तो सर से डांट वाट पड़ी हो, कुछ ऐसा? ऐसे डांट तो नहीं पड़ी एग्जैक्टली कभी, बट हाँ सर बोलते जरूर थे। एक बार क्लास में शायद खड़ा भी हुआ था मैं, सर ने कहा था कि किन किन ने काम नहीं करा, खड़े हो। तो हाँ, तो उससे कुछ कभी डर का माहौल या कुछ पढ़ाई में हेल्प हुई है क्या उस चीज से? मतलब डर तो कभी नहीं लगा सर से, बट एक ये जरूर रहता था कि सर ने काम दिया मैं कर नहीं पाया तो गिल्ट महसूस होता था, तो उसके लिए ये रहता था कि करना है वो काम कंप्लीट। तो कोई बच्चा जिसको चीज़ों का ज़्यादा ना पता हो और वो मेंस एडवांस दोनों टारगेट करना चाह रहा हो, तो जनरली आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? मेंस पहले करो फिर एडवांस को लेके आओ, ये दोनों साथ में लेके चलो? साथ साथ एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि बोर्ड्स के लिए जो भी आपने क्लासेस में पढ़ा, बोर्ड्स के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ा आपको, या वही सफिशिएंट रहा आपके लिए पढ़ना? बोर्ड्स के लिए तो सफिशिएंट ही था जो सर ने पढ़ाया। जरूर बोर्ड से पहले मैंने एनसीईआरटी थोड़ी बहुत रिवाइज करी होगी, और 11th-12th में मेनली एडवांस और मेंस दोनों को साथ लेके ही हम चलते थे। हर टॉपिक का पहले मेंस खत्म करते थे, फिर उसके एडवांस के क्वेश्चंस करते थे। ठीक है। और लास्ट में जब मेंस क्लोज आ गया था तो हमने एक बार एडवांस को साइड में रखा था और मेंस के लिए रेगुलर टेस्ट स्टार्ट कर दिए थे। ऑब्वियसली 2 साल की जर्नी है, काफी लंबा सफर है, डिस्ट्रैक्शंस रही होंगी, कभी सोशल मीडिया, कभी दोस्त, कभी गेमिंग, कुछ भी। इन सब से कैसे बचा जाए? मतलब सब बीच में कभी ना कभी तो हर कोई फंसता ही है, किसी एक दिन तो एटलीस्ट। ठीक है। तो ये तो काफी नॉर्मल सी चीज है, बट बचना यही है कि आप एंड ऑफ द डे रियलाइज करो कि आप जो पढ़ रहे हो उसको वेस्ट तो नहीं जाना चाहिए जो अब तक आप पढ़े हो, और एंड ऑफ द डे आपका एक गोल है जिसको आप टारगेट कर रहे हो। तो मतलब जो भी आप प्रॉब्लम उससे उभरो, रियलाइज करो कि अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो एक बात इसमें मुझे जाननी है, कई काफ़ी बच्चे पूछते हैं, इसका सवाल आता है कि यार ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में ना डिफरेंस है काफ़ी, है ना? तो ऐसा कुछ है आपका इस पे ओपिनियन, या ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? मेरे हिसाब से ऑफलाइन कोचिंग फार सुपीरियर होती है ऑनलाइन कंपैरिजन में। किस एंगल से, किस सेंस में? एक टीचर के साथ इंटरेक्शन होती है आपकी। अच्छा। जैसे मैं क्लास में कोई भी डाउट पूछता हूँ तो सर को एक आइडिया पहले से ही होता है कि मैं किस टाइप का डाउट पूछूंगा। ओके। जैसे फिजिक्स के टीचर से भी मैं डाउट पूछता हूँ तो हम पहले तैयार होते हैं कि मैं कोई वाई का क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, क्योंकि आप मिलते हो, जानते हो, टीचर आपको समझ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर टेस्ट की अगर हम बात करें, जो भी आपने टेस्ट दिए थ्रू आउट इस 2 सालों में, उनका जो भी लेवल था वो आपकी जेई मेन या जेई एडवांस के लेवल से कितना अच्छा या कितना कंपेरेबल था? ज़्यादा वर्ड यूज करना चाहिए हमें। जो हमने टेस्ट दिए वो वेरिंग लेवल्स पे थे एक्चुअली। हमें इजी टेस्ट भी दिए हमने और बहुत डिफिकल्ट भी दिए। तो लास्ट में एडवांस तक मुझे ऐसा नहीं लगा कोई भी पेपर देखे कि तो बहुत अनबिलीवेबली डिफिकल्ट है, मैं बिलीव नहीं कर सकता। ये आप एक्चुअल एडवांस की बात कर रहे हो? हाँ। ओके। मुझे एडवांस देते हुए कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि ये तो आज तक ऐसा कुछ करा ही ना हो। ओके। और ऐसा कुछ आपको लगा हो पेपर में देखे कि यार ये तो कभी पढ़ाया ही नहीं, या ये तो कभी मैं कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, या फिर ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, उस टाइप का क्वेश्चन? एडवांस में कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे थे जो मुझसे उस इंस्टेंट पे नहीं हुए, बट ऐसा किसी में नहीं लगा था कि मैं ट्राई ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो जनरली आपकी जब भी तैयारी होती है ना, इसमें हमेशा कहा जाता है कि केमिस्ट्री टाइम सेविंग भी है और रैंक बूस्टर भी है। तो हाउ ट्रू इज दिस स्टेटमेंट? कितना सच्चाई है स्टेटमेंट के अंदर? मेंस के लिए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही रही मेरे लिए। ओके। मेंस में बहुत कम टाइम लगा मेरे को केमिस्ट्री में सॉल्व करते हुए एक्चुअल पेपर, और सबसे ज्यादा स्कोर भी मैंने शायद उसमें ही करा था सेकंड मेंस। कितना स्कोर था आपका? 86 से 89 आउट ऑफ 100। यस। बहुत ही बढ़िया। और एडवांस में भी मेरा सबसे ज्यादा स्कोर तो नहीं था केमिस्ट्री में, बट रिलेटिवली बहुत कम टाइम में काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया। मतलब कम समय देकर केमिस्ट्री को ज्यादा कवर किया जा सकता है। और आपका जो सिलेबस रहा केमिस्ट्री का, वो जनरली कब तक पूरा हो जाता है? मैं 12th की अगर बात करूं कि बोर्ड की क्लास होती है, अक्टूबर तक हमारा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हो जाता है। उसके अलावा थोड़े बहुत इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स है जो सर बताते रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं कि आप इस टाइम पढ़िए या कुछ करिए। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि बोर्ड्स तो जनरली फरवरी के आसपास आते हैं, उन 3-3.5 महीने आप लोगों ने क्या किया? सर हमें शेड्यूल्ड टेस्ट देते थे सब्जेक्ट वाइज, जिससे बेसिकली हर एक टॉपिक कवर हो जाता था।
और फिर फाइनली हम फुल सिलेबस मोड में आ जाते थे जो सर कहते थे, और उससे हम फिर पीसीएम्स के लिए रेडी हो जाते थे। तो सीबीएसई बोर्ड्स के लिए आपने नोट्स को ही पढ़ा या कुछ अलग से भी रेफरेंस आपने कुछ? मेनली तो नोट्स को ही पढ़ा, कुछ चीज़ों के लिए मैंने एनसीईआरटी थोड़ी बहुत देखी। मतलब एनसीईआरटी और नोट्स के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो केमिस्ट्री क्लासेस आपकी जो ये मॉक टेस्ट वाला आपने बताया या पार्ट टेस्ट आपने बताया, ये कब तक चले आपकी ओवरऑल? केमिस्ट्री क्लासेस हमारी शायद एडवांस से 2 दिन पहले तक तो चली है। तो इसमें सर पढ़ा भी रहे थे या सिर्फ टेस्ट करा रहे थे? लास्ट के टाइम में सर शायद 1-2 हफ्ते बाद एक क्लास रखते थे, बस हमें मोटिवेट करने के लिए या फिर थोड़ा गाइडेंस देने के लिए कि इस टाइम में क्या करना चाहिए। तो मोटिवेशन आप जो कह रहे हो, इसके अंदर स्काई सर का क्या रोल रहा कि आपकी थ्रू आउट जर्नी उन्होंने हेल्प करी हो, या कुछ ऐसा कहा हो कि यार मुझे बहुत, कई बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत नाइव होते हैं बच्चे, बट टीचर की कुछ बातें ऐसे हमें बिल्कुल दिल पे लग जाती हैं कि यार इन्होंने जो कहा है बहुत बढ़िया बात है, कुछ भी। तो ऐसा कुछ किस्सा आपको याद आ रहा हो सर का? सर जैसे मेरे को काफी अच्छे से जानते थे, जो मैं कह रहा था पर्सनल टच होता है, तो वो जानते थे कि मैं इनऑर्गेनिक पे थोड़ा कम ही ध्यान देता था। अच्छा। क्योंकि याद करना मेरे को नहीं पसंद था। हाँ। तो मेंस से पहले आई थिंक जस्ट एक आधे महीने पहले सर ने नोटिस करा कि मेरे पीसीएम्स में ठीक नंबर आ रहे हैं, बट केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक पोर्शन में कर ही नहीं रहा हूँ अटेम्प्ट। अच्छा। तो उन्होंने क्लास के बीच में कहा था कि ऐसा क्यों। थोड़ा हमने डाटा भी नहीं बट एग्जैक्टली समझाया था कि ये जरूरी है, एक बहुत स्कोरिंग पॉइंट है, और उससे मेरा काफी स्कोर इंप्रूव हुआ है। तो कुछ बच्चों के जनरल सवाल रहते हैं, मैं उनको और लास्ट में टारगेट करना चाहूंगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, मैं 11th में इतना सीरियस नहीं होता, नया नया आया होता हूँ प्रिपरेशन के लिए, और ना समझी में बचपने में मैं प्रिपरेशन को उतना ध्यान देता नहीं, तो 11th खत्म होने तक पता लगता है, मुझे रियलाइज हो जाता है कि यार मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। अब 12th में आते ही अलग प्रेशर है, बोर्ड्स करना है। तो 12th के साथ उस 11th जो आपने सही से नहीं करी, कैसे कवर करा जाए उसको? आई थिंक 12th के साथ हमें पहले तो 12th पे ही फोकस बनाए रखना पड़ेगा कि सेम गलती 12th में ना हो जो 11th में हम कर चुके। ठीक है। तो 12th के प्रेजेंट वर्क को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करके थोड़ा थोड़ा 11th का धीरे धीरे कवर कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करने के लिए आपको ये कुछ स्केड्यूल्ड आपको प्रिपरेशन के लिए सर लोगों ने हेल्प करी या खुद ही सब बनाया आपने? सर ने हमें गाइड तो करा था कि बाय चांस आपका 11th का कोई भी टॉपिक वीक हो, तो इसके लिए आप जैसे हम सबका अलग अलग शेड्यूल होता था क्लासेस का, तो उसके हिसाब से आप 1 घंटा यहाँ निकाल सकते हो, यहाँ पर 11th पढ़ लो। उसके अलावा रेगुलर क्विजेज होते थे केमिस्ट्री में हमारी, और क्विज हमारे पुराने टॉपिक्स को ही कवर करती थी, तो वो एग्जैक्टली रिवाइज करा देते थे वो पुराने टॉपिक्स जो बहुत टाइम से नीचे होते थे। तो जनरली जब कोई बच्चा 11th की अपनी प्रिपरेशन को सही से नहीं करेगा, तो एक थॉट ये भी आता होगा यार क्या पता मैं सही ना चल रहा हूँ, मुझे करना भी चाहिए, आगे नहीं करना चाहिए। इन नेगेटिव थॉट से, ओवर थिंकिंग से कुछ बचने की स्ट्रैटेजी आपको कुछ आपने फॉलो करी हो या बच्चों को गाइड करना चाहते हो उसके लिए? नेगेटिव थॉट से बचने की सिंपल स्ट्रैटेजी होती है पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स। ठीक है। अगेन जो आपका ग्रुप अच्छा है। तो यहाँ पर हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सफर जो है हमारा, ना सिर्फ बच्चे का सफर है, टीचर का सफर है, एक कलेक्टिव एफर्ट है, बच्चे का, टीचर का और पेरेंट्स का। तो जो भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार एग्जाम आसान है, देखो एग्जाम बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन अगर आप टीचर के सपोर्ट से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करते रहोगे तो ये एग्जाम आपके बच्चे के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रह सकता है। ठीक है, थैंक यू।